अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिलेटेड विद लॉज ऑफ मोशन क्लास 11 फिजिक्स। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देख लो क्या है। अ फोर्स ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन इज ड्रैग्ड अ शिप ऑफ मास 3 × 10⁷ kg फ्रॉम रेस्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ शिप। क्या बोल रहा है ये, ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको। एक फोर्स है जो 5 × 10⁴ न्यूटन का है, उसको ड्रैग किया जा रहा है। किसको? उस शिप को ड्रैग किया जा रहा है इतने के फोर्स, यानी कि खींचा जाता है एक शिप को, यानी कि जहाज है, कोई पानी का जहाज है, उसको इतने का फोर्स लगा के खींचा जाता है। और उस जहाज को जो है मास भी दे रखा है 3 × 10⁷ kg फ्रॉम रेस्ट टू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, यानी कि रेस्ट से वो जो शिप था वो क्या था, इनिशियली रेस्ट पे था और उस पर इतना फोर्स अप्लाई करा और वो 3 मीटर की डिस्टेंस तक क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ शिप। हमें क्या करना है, उस शिप की यानी कि उस जहाज की फाइनल स्पीड निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो। अ फोर्स ऑफ वेक्टर F इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द ऑब्जेक्ट, फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसमें इतना एक्सेलरेशन जनरेट हो गया इस फोर्स के कारण, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मास निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg स्ट्राइक्स विद अ बैट विद 40 मीटर पर सेकंड। क्या है, एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, स्ट्राइक कर रहा है किससे, एक बैट से, यानी कि एक बॉल है, बॉल क्या बैट से जाके टकरा रहा है विद 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल बैट से जाके टकराई एंड रिटर्न्स बैक, वापस आती है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसका मास दे रखा है 0.1 kg और वो टकरा रही है एक बैट से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और टकराने के बाद जब वो वापस आती है तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि रिटर्न्स बैक लिखा है। रिटर्न्स बैक मतलब जहां से गई बॉल, जहां से बॉल गई है उसी डायरेक्शन में टकरा के वापस आ चुकी है, कितने की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फाइंड द इंपल्स ऑन द बॉल, हमें बताना है उस बॉल पे लगने वाला टोटल इंपल्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। When any nucleus broke into 2 pieces, मान लो एक न्यूक्लियस है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है 2 पीसेस में, एंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट, और जैसे वो टूट रहा है, टूटने के बाद जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहे हैं, जो 2 पार्ट बन गए टूटने के बाद, उनकी स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है 2:1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, हमें क्या करना है, उनकी रेडियस का क्या निकालना है, रेशियो यहाँ पे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फोर्स F, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे F फोर्स लगा के उसे क्या करा जाता है, स्टॉप किया जाता है। विच इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्टॉप कर दिया एक फोर्स F लगाकर, विच इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, जो वो ऑब्जेक्ट था वो क्या 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूवमेंट कर रहा था, उसमें एक हमने फोर्स लगाया F और वो जाके रुक गया, कितने की डिस्टेंस पे, 20 मीटर की डिस्टेंस तक वो गया और फिर रुक गया। इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड, मान लो अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होता, द फोर्स रिक्वायर्ड इज द सेम, और क्या बोला है, फोर्स जो हमारे पास है सेम फोर्स दिया होता है, उसी फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को रोकना है। कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूवमेंट कर रहा था, उस पर एक फोर्स F अप्लाई करा और ऑब्जेक्ट 20 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुक गया। अब बात क्या हो रही है, इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 मीटर पर सेकंड, अगर उस ऑब्जेक्ट का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होता लेकिन उस पर फोर्स हम सेम अप्लाई करते हैं, सेम फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे जाके रुकता है, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू स्टॉप ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या, सेम फोर्स लगाना है लेकिन स्पीड ऑब्जेक्ट की चेंज हो गई है, तो बताना है कि कितनी डिस्टेंस पे जाके वो ऑब्जेक्ट रुकेगा। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन, एक पार्टिकल है जो XY प्लेन में मूवमेंट कर रहा है अंडर द फोर्स वेक्टर F। कितना फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, उस पार्टिकल पे, वेक्टर F एट एनी इंस्टेंट t, किसी टाइम t की ये बात हो रही है। एक पार्टिकल है जो XY प्लेन में मूवमेंट कर रहा है अंडर द फोर्स वेक्टर F एट एनी इंस्टेंट t, द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम p इज, हमें क्या दे रखा है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू दे रखी है px बराबर 2 cos t एंड py बराबर 2 sin t। px py क्या है, उस लीनियर मोमेंटम के दो क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे बिकॉज ये x है और ये py है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। क्या फाइंड आउट करना है, द एंगल बिटवीन वेक्टर f एंड वेक्टर p एट टाइम t विल बी, हमें क्या करना है, फोर्स और मोमेंटम के बीच का यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट जो था वो था, एक ऑब्जेक्ट पे यानी कि एक शिप था, उस शिप पे इतना फोर्स लग रहा है, कितना, 5 × 10⁴ न्यूटन का, और उस ऑब्जेक्ट का यानी कि उस शिप का, जहाज का जो हमें मास दे रखा था 3 × 10⁷ kg।
अब बोल रहा है क्या, इनिशियली वो जो शिप था वो रेस्ट पे था, उस पे हमने इतना फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाने पे क्या हो गया, उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, 3 मीटर की डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो गया। यानी कि एक शिप है जिसपे इतना फोर्स अप्लाई करा, इनिशियली वो रेस्ट पे था यानी कि उसका इनिशियल स्पीड जो है 0 है, और जैसे उस पे इतना फोर्स अप्लाई किया गया वो इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, यानी कि s इक्वल टू 3 मीटर हमारे पास दे रखा है। फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द शिप, क्या बोला, फाइनल स्पीड निकालनी है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम एक थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ध्यान देना, फाइनल स्पीड निकालना, v की निकालना है। तो v निकालने के लिए देखो हमारे पास u गिवन है 2, ठीक है, a एक्सेलरेशन। अब हमें क्या है, देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, और बात आ गई s की, s भी हमारे पास गिवन है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, पहले ये क्या हो गया, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, अगेन अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma जो था, F की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड m देर का 3 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड e। तो देखो यहां से क्या होगा, इस फॉर्मूले से a निकल के आ जाएगा पहले, और जो a की वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में ट्रांसफर कर देगा, फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। वैसे क्या, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए एक और इक्वेशन हम अच्छे से जानते हैं, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस at। अब हम निकाल तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं फाइनल स्पीड, लेकिन हमारे पास टाइम यहाँ है कहीं पे भी गिवन नहीं दे रखा है। जिस चीज को हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे f दे रखा है, m दे रखा है, तो हम पहले a निकाल देंगे, इजीली a निकल जाएगा उस फॉर्मूले से, और a निकल जाएगा, फिर तीनों इक्वेशन में से कोई सी अप्लाई करके देखनी है हमने कि फाइनल स्पीड निकालनी है। तो फाइनल स्पीड के लिए दो फॉर्मूले थे, एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता बिकॉज टी इज नॉट गिवन हियर, देयरफॉर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम a निकाल लेते हैं, तो a कैसे निकल के आ जाएगा, 5/3, 10 की पावर 4 ऊपर है और 10 की पावर 7 क्या होगा, यानी कि ये यहाँ नीचे चला जाएगा अपॉन में, और ये जब सॉल्व होगा आएगा 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन निकल के आ गया। उस शिप का जो है एक्सेलरेशन है, हमने उस पर फोर्स लगाया, उस शिप को रोका है, उस शिप को क्या बोला, इनिशियली स्टार्ट करा हमने, कहाँ से, 0 से, उसकी स्पीड 0 थी, 0 से हमने उसको स्टार्ट करा, F फोर्स उस पर लगाया, अब उसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v की बात होगी, फाइनल स्पीड तो हमें निकालनी है, u हमारे पास 0 दे रखा है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू रख देते हैं 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू हमारे पास s भी दे रखा है, s की बात कितना है 3 मीटर, s दे रखा हमारे पास 3 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, ठीक हो गया, 2 5 10 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया v स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे v स्क्वायर बराबर, देखो ये 10 है यानी कि 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर -3 हो गया, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज बेस के यहाँ पे सेम है, तो इस तरीके को वी स्क्वायर बराबर 10 की पावर -2 हो जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो 1/100, या फिर v बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे √1/100, या फिर v बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 1/10, 1/10 को हम क्या लिखेंगे 0.1 मीटर पर सेकंड, यानी कि उस शिप का जो है वो फाइनल स्पीड क्या होगा 0.1 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फोर्स F अप्लाई किया गया है, और फोर्स F की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 6i कैप -8j कैप प्लस 10k कैप। हमारे पास ये क्या है, फोर्स दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट में इतना एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जनरेट हो जा रहा है। हमें क्या करना है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो F दे रखा है, A दे रखा है, तो हम सिंपल सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे और क्या निकाल देंगे, मास उसका निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बिकॉज ये क्या दे रखा है हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे IJK तो दिया नहीं है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा पहले। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, वेक्टर F यानी कि मॉड ऑफ F हम इसे इस तरीके से कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या फिर इस तरीके से x y z क्या है यहाँ पे कंपोनेंट हो गए उस फोर्स के। तो देखो वैसे जनरली इसको हम x y z की जगह में ऐसे भी लिखते हैं, देखो हमारा वेक्टर F जो होता है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये fx हो गया, ये fy हो गया, fz हो गया, यानी कि x डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा, y डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा, -8 z डायरेक्शन में इतना फोर्स लग रहा है। तो इसको हम इस तरीके से fx भी लिख सकते हैं, fy भी लिख सकते हैं और fz भी लिख सकते हैं, और सारी वैल्यू हमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 10 का
स्क्वायर, और सब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर जो है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 36 ये हो गया, ये 64 हो गया, ये 100 हो गया, इन सबको ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। इस तरीके से देखो हम यहाँ पे वेक्टर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ये भी जनरली ऐप भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसे हम इस तरीके से लिख देंगे 2 × 100, सीधी सी बात है, 100 का 10 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से तो 10√2 न्यूटन निकल के आ गया फोर्स, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड 10√2 न्यूटन है। हमें क्या करना है, उसका मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हम F = ma फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देंगे। तो F हमारे पास 10√2 आ गया, इक्वल टू मास निकालना है, एक्सेलरेशन 1 दे रखा है, तो सिंपल सी बात है मास कितना निकल के आ जाएगा 10√2 kg। सिंपल सी बात है, देखो यहां फोर्स न्यूटन में है तो जो उसका मास होगा वो भी kg में निकल के आ जाएगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, हमारे पास एक बॉल दे रखा है जिसका मास दे रखा है 0.1 kg, ये हमारे पास गिवन था, और बोला एक बैट से जाके बॉल टकराता है विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक बॉल है जिसका मास 0.1 kg है और उसका इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। कहने का मतलब क्या है, इतने की स्पीड से जो है बॉल जाके बैट से टकरा रहा है, एंड रिटर्न्स बैक विद द स्पीड, और क्या बोल रहा, टकराने के बाद वो वापस आता है, रिटर्न्स बैक मतलब उसी डायरेक्शन में वापस आता है, कितने की स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमारे पास गिवन है, इसको माइनस में ले लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि बॉल आगे बैट से टकरा गई फिर उसी डायरेक्शन में वापस चली गई, ऐसा इस क्वेश्चन में गिवन हमारे पास है। फाइंड द इंपल्स इंपार्टेड टू बॉल। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इंपल्स निकालना है बॉल पे लगने वाला। तो इंपल्स क्या होता है, देखो जनरली इंपल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन मोमेंटम pf माइनस पी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंपल्स को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, या तो कहीं पे f और t दे रखा है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, इंपल्स निकल जाएगा ऑब्जेक्ट पे। एक्चुअली में इंपल्स करता क्या है, सीधी सी बात है, इंपल्स करता क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज कर देता है। तो मोमेंटम में चेंज की तरह से भी हम इंपल्स को डिफाइन करते हैं, या फिर f एवरेज इंटू टाइम की तरह भी इंपल्स को हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इस तरीके से। तो मास दे रखा 0.1 इंटू वी दे रखा हमारे पास कितना, देखो -30 रखना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस m इंटू यू की जगह क्या रख देंगे 40 रख देंगे, और ये मास की जगह 0.1 था तो इसे 0.1 कर दो, है ना, ये 0.1 है, थोड़ा सा सही कर लेना इसे, है ना, 0.1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा -4 हो जाएगा इम्पल्स। तो इम्पल्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा -7, या जनरली अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिख दें तो 7 भी हो सकता है। तो -7 और 7 क्या होगा, इसका जो यूनिट है वो क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बिकॉज क्या है मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, वही इंपल्स का भी होता है, या फिर न्यूटन सेकंड भी इंपल्स का क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो आई बराबर हम 7 न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक न्यूक्लियस है जो ब्रोक होता है 2 पीस में। एक न्यूक्लियस हमारे पास इनिशियली था, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, ये टूट गया, क्या हो गया, इसके 2 पीस बन गए इस तरीके से टूटने से, ब्रस्ट हो गया, ये एक पीस ही हो गया, एक पीस ही हो गया। इसका आप क्या करना है, हमें कुछ चीजें कंसीडर करके चलनी है। मान लो सबसे पहले इसका जो मास था वो कैपिटल M था, इसका जो मास है उसको M1 से कंसीडर कर लो, इसका जो मास है उसको M2 से कंसीडर कर लो, और क्या चीजें यहाँ पे, अब क्या इसका जो स्पीड है उसको v1 कंसीडर कर लो, इस वाले पार्ट का जो स्पीड है उसको v2 कंसीडर कर लो। हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन दे रखा है कि उनके जो स्पीड का रेशियो है वो 2:1 है, इस तरीके से हमारे पास यही गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों की जो रेडियस है, जब ये टूटा न्यूक्लियस 2 पार्ट में तो इनकी कुछ रेडियस भी होगी, तो इन दोनों की रेडियस का हमें रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, सीधी सी बात हो रही है, ब्रस्ट हो रहा है, टूट रहा है, तो सीधी सी बात पता चल रही है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, एक बार इसका स्टेटमेंट याद करते हैं, क्या था, द टोटल लीनियर मोमेंटम या फिर द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ध्यान रखना है, यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी कि इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि m1v1 बराबर m2v2। अब ये m1v1 बराबर m2v2 कैसे निकल के आ गया, उसका मोमेंटम की बात हो गई है, तो मोमेंटम निकाल दिया हमने, ये मोमेंटम का कंजर्वेशन हो गया, यानी कि इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो जितना मोमेंटम इसका होगा ठीक उतना ही मोमेंटम इसका होगा। लेकिन क्या होगा, दोनों के दोनों जब ब्रस्ट हो गए, अगर ये रेस्ट पोजीशन पे है, मान लो ये न्यूक्लियस अगर रेस्ट पोजीशन पे है, तो जैसे ये टूटेगा 2 पार्ट में, तो 2 पार्ट होंगे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन भी हो सकता है, लेकिन हमें माइनस साइन की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, रेडियस में माइनस साइन हमें नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी।
अब बात कर रहे हैं मास की, ना तो हमारे पास मास गिवन है इसमें, हमारे पास केवल वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, बोल रखा है वेलोसिटी का रेशियो गिवन है v1 बाय v2 और हमें r1 बाय r2 निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं से रेडियस के टर्म डालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मान लो कुछ चीजें, और जैसे इसका मास m1 माना, इसका मास m2 माना, इसकी वेलोसिटी v1 मानी, इसकी वेलोसिटी v2 मानी, इसी तरीके से इनकी रेडियस भी मान लो r1 r2। अब देखो हम ध्यान रखते हैं रेडियस कैसे आएगा। देखो मास, अगर हम बात करें डेंसिटी की, आपने कभी डेंसिटी सुनी होगी, क्या बोला मैंने, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास बाय वॉल्यूम, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें मास की, तो मास बराबर कैसे निकल जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये क्या है, फॉर्मूला है सिंपली डेंसिटी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी मीडियम का जो डेंसिटी होता है उसको इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कैसे निकल जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। तो इस m1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख देते हैं। मान लो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अब ये स्फीयर है, अब ये क्या हो गया, ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब, और r की जगह क्या हो जाएगा, अगर हम इसके केस में देखेंगे तो r1 क्यूब हो जाएगा। सीधी सी बात होगी, 4/3 पाई r1 क्यूब किसका हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, किसका वॉल्यूम हो गया, इस वाले स्फीयर का। इसी तरीके से इस वाले स्फीयर का अगर वॉल्यूम देखेंगे वो कैसे निकल जाएगा, 4/3 पाई r2 क्यूब। हम क्या कर रहे हैं, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल। तो डेंसिटी तो दोनों की सेम रहेगी, देखो डेंसिटी इसकी भी उतनी होगी, इसकी भी उतनी होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही न्यूक्लियस के पार्ट है, इसलिए डेंसिटी दोनों की चेंज नहीं हो सकती। तो डेंसिटी इधर भी रो रहेगी, इस तरफ भी रो रहेगी। वॉल्यूम की बात आ गई, तो वॉल्यूम की जगह हम 4/3 पाई r1 क्यूब रख देंगे। देखो इस m1 की जगह ये सारी कहानी हो रही है, मास बराबर क्या निकला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इधर भी रो रहेगी, पहले वाले पार्ट के लिए भी, दूसरे वाले पार्ट के लिए भी, तो डेंसिटी रो है, ठीक है। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम की, इस पार्ट के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब निकल जाएगा, r की जगह r1 रख देंगे, इनटू अब रखते हैं इसका वेलोसिटी v1 बराबर m2 की जगह फिर क्या होगा, रो इसका डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r2 क्यूब इनटू वेलोसिटी v2। अब देखो साफ साफ जो दिख रहा है, जो कटेगा वो कटेगा, इस रो से ये रो कटेगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल r1 क्यूब v1 बराबर r2 क्यूब v2। और हम इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो r1 बाय r2 का होल क्यूब बराबर, क्योंकि r2 इधर आएगा नीचे, उसका होल क्यूब लगा देंगे, फिर इस तरह क्या हो जाएगा, v2 बाय v1। हमारे पास क्या गिवन है, v1 बाय v2 क्या है, 2/1। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखना है, v2 बाय v1। तो v2 बाय v1 क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब v1 बाय v2 हमारे पास 2/1 है, तो v2 बाय v1 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब जैसे इस तरफ से पावर 3 हटेगी, तो उस तरफ क्या होगा, उसकी पावर 1/3 हो जाएगी, इस तरफ जाते जैसे इस तरफ से पावर को हटाएंगे उस तरफ पावर क्या बन जाएगी, 1/3। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, r1 बाय r2 1/2 की पावर 1/3, बिकॉज 1 की पावर 1/3 क्या होगा, वो 1 ही होगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो r1 रेशियो r2 बराबर 1 रेशियो 2 की पावर 1/3। तो हमने क्या करा, उस जो भी दो पार्ट बने उस न्यूक्लियस से टूट के उन दोनों की हमने रेडियस का रेशियो निकाल दिया। अब हम ना क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे F फोर्स अप्लाई करके क्या करा जा रहा है, उसको रोका जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे F फोर्स अप्लाई करा, उसको रोकने के लिए का मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है, और जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। हमारे पास गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको रोका जाता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड था वो कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था, और उसको रोक रहे हैं। तो रोक रहे हैं का मतलब क्या, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और कितने मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है, वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुक जा रहा है। कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, उसको रोका जाता है फोर्स F अप्लाई करके। रोकने का मतलब सीधी सी बात है, उसका फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाएगा। कितने मीटर की डिस्टेंस पे जाके वो ऑब्जेक्ट रुकता है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे जाके वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। अब उसने बोला, ये तो बात हो गई केस फर्स्ट की, इसे हम केस फर्स्ट की तरह डिफाइन कर देंगे। अब बात करें हम केस सेकंड की। उसने बोला है अगर उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड हो, कितना हो, उस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो कितना हो, 30 मीटर पर सेकंड हो, तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, जब हम उस ऑब्जेक्ट को रोकेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगाना है। देखो हमारे पास केस सेकंड में हमारे पास यह है कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है और उस ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स F लगा के उसे रोका जाता है, तो उसका हमें क्या करना है, हमें यह बताना है। यहाँ पे देखो रोक रहे हैं तो सीधी सी बात है v0 है, पहले ये भी समझ लेते हैं, है ना। क्या एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, उस पर F फोर्स लगा के उसको रोका जा रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी फाइनल। वो 20 मीटर के डिस्टेंस तक जा रहा है, फिर रुक जा रहा है अपने आप। अब वो बोल रहा है अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होती
और उस ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई हो रहा होता, और तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस अब कवर कर लेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक बार और ध्यान से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल स्पीड ये दे रखा है, उसको रोका जा रहा है, एफ फोर्स लगा के रोका जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट रुक तो रहा है लेकिन 20 मीटर की डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है। सेकंड केस क्या है, बोला अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो और उस ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगा के उसको रोका जाए, यानी कि एफ फोर्स इधर लग रहा है तो एफ फोर्स इधर भी लगना चाहिए। सेम फोर्स लगा के उसको रोक रहे का मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो अब बताना है कि रुकने से पहले वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो सीधी सी बात है, इस सवाल को हम जनरली से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां भी एफ फोर्स लग रहा है, यहां भी एफ फोर्स लग रहा है, सेम ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा ऑब्जेक्ट में वो क्या होगा, सेम जनरेट होगा। तो हम यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, जितना एक्सेलरेशन इस केस में जनरेट होगा ठीक उतना ही एक्सेलरेशन इस केस में भी जनरेट होगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है एक ही है, मास भी सेम है और उसमें फोर्स भी सेम है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी सेम होगा। v की बात करें v 0 हो गया, u की बात करें 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए, और s हमारे पास दे रखा 20, तो ये हो जाएगा 100 बराबर माइनस 2a इंटू 20 इस तरीके से, बिकॉज वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं माइनस 40a इक्वल टू 100, या फिर a बराबर हो जाएगा माइनस 100/40। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से 0 काट दिया तो हमारे पास सॉल्व कर करके हमारे पास जो आंसर आएगा -5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकाल दिया हमने, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। देखो ऑब्जेक्ट को रोका जा रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड इतनी होती तो उस ऑब्जेक्ट को रोकते हम, रोकने कैसा है, एफी फोर्स लगाना है, रोकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो बताना है कि रुकने से पहले जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो सीधी सी बात है, देखो हमारे पास हम सीधा फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ऑब्जेक्ट रुक रहा है देखो तो v 0 हो गया, u की बात करें तो u देर का 30 का स्क्वायर कर लो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू देखिए -5/2 इंटू s गिवन नहीं है, s को हमें निकालना है यहाँ पे। तो देखो ये 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, इस तरफ तो 0 है ही, ये देखो माइनस हो गया, इस 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5s हो गया। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे 5s, ये भी माइनस का है, -5s ये ऐसे रह जाएगा, इस तरफ 900 उधर जाएगा वो भी माइनस में हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये 5 है, देखो ध्यान देना ये s है, ठीक है, 5s बराबर 900 हो जाएगा। s बराबर क्या निकल के आ जाएगा 900/5, इसको जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 5 5 8 0 मीटर। तो क्या है, कहने का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होती, उसमें सेम फोर्स अप्लाई हो रहा होता, तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने के से पहले, यानी कि वो ऑब्जेक्ट रुकने से पहले इतने डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था, एक पार्टिकल है जो XY प्लेन में मूवमेंट कर रहा है और उस पार्टिकल पे F फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, F की हमें वैल्यू नहीं दे रखी है ना, हमें बोला एक पार्टिकल है जो XY प्लेन में मूवमेंट कर रहा है और उस पर F फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसका मोमेंटम हमें दे रखा, मोमेंटम के हमारे पास कंपोनेंट दे रखे हैं, px हमारे पास गिवन है 2 cos t एंड py भी हमारे पास क्या है, गिवन है 2 sin t। इस तरीके हमारे पास ये दो चीजें दी हुई है, px दिया हुआ है, py दिया हुआ है। हमारे पास एक्चुअली जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें बताना है F एंड P, यानी कि फोर्स भी हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास हम वेक्टर P तो बना लेंगे, वेक्टर P कैसे बनेगा, मोमेंटम का वेक्टर कैसे होगा, देखो px i कैप हो जाएगा प्लस py j कैप हो जाएगा, बिकॉज z तो दे नहीं रखा, XY प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, तो उसका जो वेक्टर P अगर हम बात करें, अगर हम टोटल मोमेंटम वेक्टर बनाए तो वो निकलेगा px i कैप प्लस py j कैप, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, या फिर x डायरेक्शन में कंपोनेंट और y डायरेक्शन में कंपोनेंट। px की वैल्यू रख देंगे, देखो कितना हो जाएगा 2 cos t i कैप, हम टोटल वेक्टर P निकालने हैं, है ना, प्लस py रख देंगे 2 sin t j कैप, इस तरीके से। तो ये वेक्टर P बन गया, टोटल वेक्टर P बन गया। हमें F और P के बीच के एंगल निकालना है, वेक्टर P तो हमारे पास हो गया। चलो बात आ गई F की, अगर हम जब तक वेक्टर F नहीं निकालेंगे उनके बीच के एंगल हम नहीं निकाल सकते। तो वेक्टर F कैसे निकलेगा, देखो हम अच्छे जानते हैं, F बराबर d/dt क्या हो जाएगा, वेक्टर P हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, यानी कि F इक्वल टू ma जो था उसी का सेकंड फॉर्म है। क्या था सेकंड लॉ ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वेक्टर फॉर्म लगाएंगे तो दोनों तरफ वेक्टर लग जाएंगे, इस तरीके से, सीधी सी बात है। ये होगी बात F इक्वल टू d/dt ऑफ P। अब P की पूरी वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन है उसको रख देते हैं, क्या दे रखी
2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप, इस तरीके से। अब क्या होगा, जब ये डी बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इस पूरे टर्म को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो डिफरेंशिएशन का जो साइन है दोनों के साथ अलग अलग चला जाएगा। 2 cos t आई कैप हो जाएगा ये, प्लस डी बाई डी टी 2 sin t j कैप हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, कुछ चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होती है, देखो अच्छे से ध्यान रखना है। डी बाई डी टी ऑफ अगर हम cos t करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन टी आएगा, बिकॉज cos का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है। और अगर हम बात करें साइन के डिफरेंशिएशन की, ये फॉर्मूले जनरली याद करने हैं। साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीधी सी बात है वो cos t निकल के आता है। तो यहाँ पे cos t का डिफरेंशिएशन होगा, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन साइन से, बिकॉज वो कांस्टेंट है। 2 बाहर आ जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t हो जाएगा, और ये आई कैप ऐसी रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे से भी 2 बाहर आएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। तो हम वेक्टर एफ भी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आ गया, -2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t j कैप, इस तरीके से। तो वेक्टर एफ भी हमारे पास निकल गया, वेक्टर पी भी हमारे पास निकल गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर पी कर देंगे, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट में पहले तो हम एफ और पी दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले एफ लिख दिया, जैसे हमने एफ क्या है हमारे पास -2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t j कैप, डॉट कर देंगे किसके साथ, पी के साथ। पी हमारे पास कितना देर का, 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t j कैप, इस तरीके से। ठीक, अब बात हो गई जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई सिंपली। तो -2 sin t इस 2 cos t से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस का माइनस हो जाएगा, sin t cos t मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो cos t sin t ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके से जे वाला जे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जा फिर 4 हो गया, और वो sin t cos t हो गया, नहीं cos t और sin t। तो देखो दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस के तो कट गए, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो आ गया। और डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आता है, अच्छे से ध्यान रखना है। डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो आता है जब दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये वेक्टर अलजेब्रा में हमें सीख चुके हैं। तो क्या होगा, देखो डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होगा दो वेक्टर क्वांटिटी का जब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे एफ और पी के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये कहां से हुआ, ये भी एक फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सीधा हमारे पास क्या निकल के आता है, ए बी कॉस थीटा। तो देखो ए डॉट भी जीरो है, यानी कि कॉस थीटा जीरो है। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है।